नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बहुत ही सुंदर कविता टीयर्स, आइडल टीयर्स। देखो, आइडल का मीन्स क्या है? आइडल का मीन्स होता है मीनिंगलेस, ठीक है, मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग ना हो, यूजलेस, पर्पजलेस। तो टीयर्स, आइडल टीयर्स कि आंसू, व्यर्थ में आने वाले आंसू। तो जो चीज मीनिंगफुल है उसका हमें पता है कि हम रो रहे हैं, तो हमें पता है कि क्या वजह है। तो पोएट को इस पोएम के अंदर वजह नहीं पता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इसलिए उसने इस पोएम का नाम रखा है टीयर्स, आइडल टीयर्स। हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इससे पहले थोड़ा हम जान लें कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिनको क्वीन विक्टोरिया ने पोएट लॉरियट की उपाधि दी थी। तो पोएट लॉरियट क्या होता है? पोएट लॉरियट राष्ट्र कवि कह देते हैं जैसे हम, और इसको क्वीन की तरफ से या किंग की तरफ से जिन पोएट्स को क्या है सैलरी दी जाती थी, पेंशन दी जाती थी, वो पोएट लॉरियट होते थे। तो पोएट लॉरियट कब बनते हैं? ये 19 नवंबर 1850 को, 19 नवंबर 1850 को, और ये 1892 में इनकी डेथ हुई है। डेथ तक ये पोएट लॉरियट रहे हैं। किन्होंने बनाया ये याद रखना, क्वीन विक्टोरिया के द्वारा, ठीक है, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं, और क्वीन विक्टोरिया द्वारा इनको क्या किया गया? पोएट लॉरियट बनाया गया। तो 19 नवंबर 1850 को पोएट लॉरियट बने और 1892 में इनकी डेथ हुई है। तब तक ये पोएट लॉरियट रहे हैं। तो बर्थ कब है इनका? बर्थ है 6 अगस्त 1809, 6 अगस्त 1809 में इनका बर्थ है, और 6 अक्टूबर 1892 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये थी एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में कुछ जानकारी। तो अब देखिए, हम पढ़ते हैं इनकी ये पोएम टीयर्स, आइडल टीयर्स। तो क्या कहते हैं अपने इस पोएम में? तो सबसे पहले तो ओकेजन बता दूं कि इस पोएम को लिखने का ओकेजन क्या है, कब लिखी गई है ये पोएम। तो एक बार क्या है, पोएट एक विजिट पे थे, और वो विजिट थी टिंटन अबे। ओके, ये जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, टिंटन अबे। ओके, टिंटन अबे, इस पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी एक पोएम लिखी हुई है। तो वहाँ पर जाकर जो नेचर की ब्यूटी को देखते हैं, तो इनके मन में पास्ट से जुड़ी हुई मेमोरीज आ जाती हैं, तब ये पोएम लिखते हैं। ये पोएम लिखी गई थी 1847 में ये पोएम लिखी गई थी, और उसी साल पब्लिश हुई थी एक कलेक्शन, उनकी सॉन्ग की कलेक्शन थी द प्रिंसेस। तो ये सॉन्ग की कलेक्शन है द प्रिंसेस, याद रखना। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। द प्रिंसेस ये भी 1847 में पब्लिश हुई थी, और उसके अंदर ये कविता टीयर्स, आइडल टीयर्स पब्लिश हुई थी। तो कलेक्शन का नाम द प्रिंसेस है। ओके, सो टिंटन एबे में जब वो जाते हैं तो उनको एक तरीके से ऐसा फील होता है कि कुछ उन्होंने खो दिया है, अपनी पास्ट मेमोरीज। हालांकि वहाँ पर जो नेचर का सीन देख रहे हैं वो फुल ऑफ जॉय है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतनी जॉयफुल सीनरी देखकर भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसको समझ नहीं आता, पोएट को समझ नहीं आ रहा है कि ये आंसू क्यों आ रहे हैं। तो पढ़ते हैं हम इस पोएम को, क्या बोलते हैं पोएट। टीयर्स, आइडल टीयर्स, आई नो नॉट व्हाट दे मीन। टीयर्स, मीनिंगलेस टीयर्स कि आंसू, व्यर्थ में आने वाले आंसू, यूजलेस। I know not, I am unable to understand what they mean, why they are there. The poet is unable to understand why he is crying, why there are tears in his eyes. कि कवि जो है वो समझने में असमर्थ है कि उसकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तो अब कुछ गेस करता है कि शायद tears from the depth of some divine despair, tears from the depth of some divine despair। तो जो आंसू है शायद कोई डिवाइन डिस्पेयर के कारण, डिवाइन
डिसअपेयर का मतलब क्या है? डिवाइन डिसअपेयर का मतलब है कि जब स्पिरिचुअल डिसकंटेंटमेंट होता है तो आपके जो मन है वो निराशा में गया हुआ है, आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, एक स्पिरिचुअल अनसेटिस्फेक्शन है आपके अंदर कि कुछ चीज, कुछ कमी हमारी जिंदगी में रह गई, उसको बोलते हैं डिवाइन डिस्पेयर। हो सकता है कि वो आंसू उस कमी के कारण है। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर मीन्स कोई ऐसी कमी जो हमारे जीवन में रह गई है, शायद उस वजह से ये आंसू आ रहे हैं। राइज इन द हार्ट एंड गैदर टू द आईज, तो उसके दिल में वो दुख पैदा हुआ, वो कमी, वो एहसास हुआ, तो हमारे दिल में उस दुख का एहसास हुआ, उस निराशा का एहसास हुआ, तो आंखों में आंसू गैदर हो गए, आंखों में आंसू आ गए। इन लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड, हैप्पी ऑटम फील्ड, हालांकि वो टिंटन एबे में क्या है, फील्ड्स को देखा, वो अपनी ऑटम ब्यूटी पर थे, ठीक है, तो फील्ड्स को देखा, वो अपनी ऑटम ब्यूटी पर थे, मतलब जो पत्ते हैं वो पीले पड़े हुए थे, ओके, और नई पत्तियां आने वाली थी। तो जब उनको ऑटम ब्यूटी पर देखा, झड़ते हुए पत्तों को देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड थिंकिंग ऑफ द डेज दैट आर नो मोर, और किसके बारे में सोचने लग गया, उन दिनों के बारे में जो अब नहीं रहे, ठीक है। ही लॉस्ट इन हिज पास्ट मेमोरी, तो इसमें पोएट क्या बताता है कि उसकी आंखों में आंसू है, को समझ नहीं आ रहा है कि वो आंसू क्यों है, शायद किसी डिवाइन डिसअपेयर, कुछ अनसेटिस्फेक्शन है, डिवाइन डिसअपेयर है, उस वजह से हो सकता है। तो वो निराशा उसके मन में पैदा हुई, वो दुख पैदा हुआ, तो आंखों में आंसू आ गए। और जब वो ऑटम फील्ड्स को देखता है और पास्ट के दिनों को, पास्ट मेमोरीज को याद करता है, उन दिनों को याद करता है जो अब नहीं रहे, तो पोएट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो अब बात करते हैं फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन द सेल। यहाँ फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन ए सेल, तो ये सनराइज को बताया गया। फ्रेश एज द फर्स्ट बीम किसको कहा गया है? सनराइज। जो अतीत की यादें हैं ना, जो पास्ट की मेमोरीज है, वो उसके माइंड में अभी भी फ्रेश हैं, दोबारा वापस लौट आती हैं। कोई चीज हमारे साथ हुई है, कुछ समय हमने कहीं बिताया है, तो वो यादें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन द सेल, ठीक है, ग्लिटरिंग मीन्स शाइन, ग्लिटरिंग मीन्स शाइन, तो वो यादें जो हैं वो शाइन करती हैं। सेल कहा गया है बोट को, शिप को, ओके। तो जब पास्ट की मेमोरीज हमारे पास आती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सनराइज होते ही सूर्य की पहली किरण एक शिप लेकर आ रही है, दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप टू द अंडरवर्ल्ड, दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड का है अब्रॉड को, अंडरवर्ल्ड का है अब्रॉड को, विदेश को, ठीक है। इसके दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं। अंडरवर्ल्ड जो दूर गया है, और एक जो इस दुनिया से चला गया है। तो सपोज दैट कि कोई पर्सन हमें छोड़कर चला गया है, जब उसकी याद आती है तो उसकी याद से जुड़ी हुई सारी बातें हमें याद आती हैं। तो वो मेमोरीज जो हैं आज भी ऐसे फ्रेश हैं, उन चीज़ों को याद करता है, अपने उस टाइम को याद करता है, तो ऐसे लगता है कि एक शिप जो है, जो सूर्य की पहली किरण के साथ ही क्या है, उसके दोस्त को उसके पास विदेश की धरती से वापस लेके आ रही है। वो कहीं दूर गया हुआ है, उसका नियर एंड डियर कोई दूर गया हुआ और वापस आ रहा है। फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन द सेल दैट ब्रिंग्स अवर फ्रेंड फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, तो जो हमारे दोस्त को वापस लेके आती है, कहाँ से? अंडरवर्ल्ड से, यानी कि विदेश की धरती से, या जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जो डेथ हो गए हैं, वो वापस आ रहे हैं। तो अब वो यादें तो उसके माइंड में फ्रेश हैं, लेकिन सैड एज द लास्ट विच रेडेंस ओवर द वन। देखो ये जो पास्ट मेमोरी है ना, सुख और दुख दोनों से भरी हुई है। सैड एज द लास्ट विच रेडेंस ओवर वन दैट सिंक्स विद ऑल वी लव बिलो द वर्च। अब देखो सैड एज द लास्ट, ये लास्ट सनसेट को बताया गया है, ठीक है, लास्ट रे ऑफ सन, ये सनसेट को बताया गया है, ठीक है। और रेडेंस जब सनसेट होता है तो जो हॉरिजन है कि वो रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है। तो सैड एज द लास्ट
विच रेडेंस ओवर वन, ये ओवर वन शिप के लिए ही आया है, दैट सिंक्स विद ऑल वी लव बिलो द वर्ज, जिसको हम प्यार करते हैं वो डूब जाती है, ठीक है, सूर्य अस्त हो जाता है और वो शिप वहां से दिखना बंद हो जाती है। तो इस लाइन के मीनिंग को समझिए कि जब वो पास्ट की मेमोरीज उसके पास आती है, वो पास्ट की यादें आती हैं, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई नियर एंड डियर, मेरा कोई फ्रेंड है जो चला गया था, वो वापस लौट कर आ गया है और उसको खुशी होती है उस शिप के आने की। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय बाद उसको एहसास होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वो सैड हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। तब उसको लगता है कि अस्त होता हुआ सूर्य उसके दोस्त को उससे दूर लेके जा रहा है। दैट सिंक्स विद ऑल वी लव बिलो द वर्ल्ड, सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर। तो अब ये पैराडॉक्स है, देखो, सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर, कि बड़े दुख भरे हैं लेकिन सो फ्रेश, बड़े तरोताजा हैं, मतलब आज भी मुझे याद है। तो यहाँ पैराडॉक्स हो जाता है। ओके, सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर, कि जो पास्ट मेमोरीज हैं, वो दिन जो अब नहीं रहे, वो बहुत ही दुख भरे हैं, लेकिन आज भी मुझे क्या है, याद है। मुझे उनको याद करके आज भी खुशी होती है और दुख भी होता है, दोनों ही होता है, खुशी और दुख दोनों होता है, क्योंकि वो दिन अब नहीं रहे। द डेज दैट आर नो मोर। नेक्स्ट देखिए, सैड एंड स्ट्रेंज एज डार्क समर डॉन्स। तो वो दिन जो है, जो पास्ट मेमोरीज है, वो कितनी सैड है, सैड एंड स्ट्रेंज इन डार्क समर डॉन्स। तो जो समर सीजन होता है उसमें अंधकार भरी रात जब होती है, तो डॉन होता है सूर्योदय से पहले का समय। तो सूर्य उगने से जस्ट पहले का जो समय है और अंधकार भरी रात में उसको बड़ा अजीब और स्ट्रेंज सा फील होता है, बड़ा दुख भरा फील होता है। क्या देखकर, द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ वॉकन वर्ल्ड, अर्लीस्ट पाइप्स ऑफ हाफ वॉकन वर्ल्ड, क्योंकि अभी सूर्य निकला नहीं है और पक्षी जो है आधी नींद में है, तो वो चहचहाने लग जाते हैं। टू डाइंग ईयर्स, तो और मरने वाले को, जो डेथ बेड पर है, उस पर्सन को ये आवाज बड़ी सैड और स्ट्रेंज फील होने लग जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर इस स्टैंजा में क्या, 5 लाइन स्टैंजा में क्या है, मौत को बड़े क्लोजली बताया गया है, उस फीलिंग को, उस एहसास को बताया गया है कि जैसे मुझे उन यादों का वापस लौटना ठीक वैसे लग रहा है जैसे जो मरने वाला है, डाइंग ईयर्स है, उसको सुबह सुबह, रात बहुत अंधकार भरी थी, बहुत फुल ऑफ डार्कनेस थी, क्योंकि ये उस व्यक्ति की आखिरी रात थी और दिन निकलते ही उसकी डेथ हो जाएगी। डाइंग ईयर्स इसलिए का है। तब उसको वो जो आवाज है, वो पक्षियों की चहचहाट है, पहले उनको बड़ी खुश करती थी। वो सुबह उठता था तो उसको वो आवाज बड़ी खुशी देती थी, लेकिन आज वो आवाज उसको बड़ी सैड और स्ट्रेंज लग रही है, क्योंकि पहले जैसी सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसके ईयर्स जो है वो डाइंग है, वो खुद मर रहा है। सैड एंड स्ट्रेंज एज डार्क समर dawns, the earliest pipe of half awakened bird to dying ears, when on to dying eyes the casement slowly grows glimmering square। क्योंकि जो मरने वाले के कान हैं, उनको आवाज बड़ी धीमी सी सुनाई देने लग जाती है और बड़ी स्ट्रेंज लगती है कि एक समय पहले जब वो जीवित था सही ढंग से, तो क्या है, उसको आवाज बहुत अच्छी लगती थी, प्रॉपरली सुनाई देती थी, स्ट्रेंज नहीं लगती थी, खुशी वाली लगती थी, लेकिन आज वो आवाज स्ट्रेंज और सैड लग रही है। और डाइंग आइज है, उनको जो केसमेंट है, जो विंडो है, वो एक ग्लिमरिंग स्क्वायर के रूप में, एक चौकोर खाने के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है, वो विंडो उसको विंडो नहीं दिख रही है क्योंकि उसको दिखना कम हो गया है। तो जब वो उस समय उन दिनों को याद करता है, उसको क्या है, उसको दुख भी होता है, बड़ा अजीब भी लगता है। तो बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है इस स्टैंजा में डेथ को। सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर, बड़े ही दुख भरे, बड़े ही अजीब, द डेज दैट आर नो मोर, वो दिन जो अब नहीं रहे, उसको बहुत ही दुख भरे लगते हैं, बहुत ही अजीब लगते हैं। द डेज दैट आर नो मोर। ओके, नेक्स्ट है, अब उन दिनों को याद करता है। डियर एज रिमेंबर्ड किसेस आफ्टर डेथ,
and sweet as those hopeless fancy fiend on lips that are for others. अब देखो, dear as the remembered kiss, वो दिन जब वापस याद करता है तो उसको कैसा महसूस होता है, जैसे कि उन किसेस को याद करना जो पोएट अपनी बिलव्ड के साथ किया करता था, पोएट की बिलव्ड उसको किया करती थी. डियर एज द रिमेम्बर्ड केसेस आफ्टर डेथ, तो कोई व्यक्ति जो उसको छोड़ के जा चुका है या मर चुका है, जब कोई भी व्यक्ति है उसके जीवन में कोई चला जाए, मर जाए, तो क्या है, जब हम उसके साथ बिताए गए समय को याद करते हैं तो उसको बहुत खुशी होती है कि ये समय हमने बिताया था, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है कि वो समय अब नहीं रहा. डियर एज द रिमेम्बर्ड किसेस आफ्टर डेथ एंड स्वीट एज दोज होपलेस फैंसी फिend. अब वो क्या है, जो कल्पना कर रहा है वो होपलेस हो चुकी है, अब उसको कोई उम्मीद नहीं है. तो सही मायने में यहाँ वो अपनी बिलव्ड का जिक्र कर रहे हैं, रोजा बेरिंग. ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अपनी बिलव्ड, जिनका नाम था रोजा बेरिंग, नाम याद रखना, इनका जिक्र कर रहा है. ये एक रिच एंड वेल्दी फैमिली से थी और एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, और रोजा बेरिंग के जो पेरेंट्स थे वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो पिताजी थे थोड़े ड्रंकर्ड किस्म के आदमी थे, तो वो इनको पसंद नहीं करते थे. इसलिए क्या है, वो रोजा बेरिंग को इससे दूर ले गए और अब उसके साथ बिताए गए समय को, उन किसेस को याद करता है. ठीक है, तो अब वो होपलेस फैंसी है. ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, वो सोचता है कि शायद वो लिप्स अब किसी और के लिए हो गए हैं, मतलब रोजा बेरिंग की शादी कहीं और हो गई है, उसको छोड़कर चली गई है, तो उसको याद करता है. डीप एज लव, डीप एज फर्स्ट लव, तो उन दिनों का लौट आना वैसे ही लगता है जैसे कोई फर्स्ट लव को याद करता है. एंड वाइल्ड विद ऑल रिग्रेट, और उसको दुख होता है, पश्चाताप होता है, और जो वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है जब वो इन चीज़ों को सोचता है, वाइल्ड हो जाता है कि वो दिन अब वापस लौट के नहीं आएंगे, वो उन दिनों को वापस महसूस नहीं कर पाएगा. और डेथ इन लाइफ, डेथ इन लाइफ मीन्स लिविंग डेथ, उसको जीते जी मौत का एहसास हो रहा है. जब वो इन दिनों को याद करता है तो वो लिविंग डेथ को फील कर रहा है. द डेज दैट आर नो मोर, उन दिनों को जब वो याद करता है तो उसको ऐसा लगता है कि जीते जी उसको मौत का एहसास हो गया है. तो ये जो पोएम है एक्चुअल में अपने लॉस पर लिखी गई है, कुछ दोस्तों के लॉस पर जो उसकी लाइफ में नहीं रहे. और रोजा बेरिंग, लास्ट स्टैंजा में उसने जिक्र किया है रोजा बेरिंग का, जो होपलेस फैंसी फिend, लिप्स दैट आर फॉर अदर्स, ये सब किसको इंडिकेट करते हैं, रोजा बेरिंग को इंडिकेट करते हैं. तो इसीलिए शायद उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं. लास्ट में आकर कुछ उसको थोड़ा इसका पर्पस समझ आया कि शायद इस वजह से वो आंसू आ रहे हैं. तो ये थी एक बहुत ही सुंदर कविता, टीयर्स आइडल टीयर्स बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ. थैंक यू वेरी मच.